नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडिशंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये किताब आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस किताब को हम पूरा अपने चैनल के माध्यम से व्याख्या सहित हल करवा रहे हैं। तो अब तक हमने अपने चैनल पे इसकी 5 वीडियो अ, डाल दी है। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो पिछली 5 क्लासेस हैं, उनके लिंक शेयर कर दूंगी। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्योंकि बहुत सारे वीडियो में जो आपके डाउट थे वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ और एक ही वीडियो में सारी बातें बार-बार करना समय ही बेकार होगा, इसलिए आप पिछली वीडियोस जाकर देख लीजिएगा। तो अब हम आज की क्लास में जितना पहले प्रश्न सॉल्व हो गया था, अब उसके आगे देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें यहाँ से प्रश्नों को सॉल्व करना था। तो आज हम इस प्रश्न से ही स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 64 तक देख लिया था, आज हम 65 देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, अकबर के। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया। किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश आदि। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका उत्तर है जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग-अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका उत्तर है अकबर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका उत्तर है विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया।
अगला प्रश्न है, कश्मीर का मकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। सुल्तान जैनुल आबिदीनी। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीनी को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका उत्तर है जहांगीर। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा, उसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका उत्तर है कंधार। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कांधार को अपने हाथों में रखने पर भी निर्भर करता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो था वो शाहजहां ने करवाया था। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और V.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था।
प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार असरफियां, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका उत्तर है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। तो हमने प्राचीन भारत देख लिया, मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को देख लिया। अब हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास से जो भी प्रश्न पूछे गए, तो देखते हैं इसमें कितना खिंच जाता है। पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका उत्तर होगा अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंज द्वीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका उत्तर है पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका उत्तर है हॉकिंस। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट किया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका उत्तर है सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका।
1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वावली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाल एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो इसका उत्तर है जहांगीर। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका उत्तर है 1632। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यंत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोतों में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इसकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी शोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अद्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स लॉ शोपल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। अगला प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े हुए प्रश्नगत युद्धों का सही कालक्रमानुक्रम इस प्रकार है। अंबर युद्ध अगस्त 1749, मुजफ्फर जंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। अगला है प्लासी का युद्ध जून 1757, अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। वांडीवास युद्ध जनवरी 1760, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लॉली ने किया था। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764, मीर कासिम, अवध के नवाब सिजा उद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना
तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका उत्तर है थॉमस बेस्ट। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका उत्तर है बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर है बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद रजा खान को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था, उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। हमने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास देख लिया। अब हम आधुनिक को देख रहे हैं, जिसमें हमने 13 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब आगे के प्रश्न के लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और बाकी जो भी पिछली वीडियो है, जो लोग नए हैं उनको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो अगली क्लास में हम यहाँ से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।